Good morning, class 7 students. So, we are currently and continuously running our revision classes for period test 1, and we move very slowly. And now, this is the end of the chapter today. So, in the last previous classes, you learn about the midday meal scheme, which introduced firstly in Tamil Nadu. And when the program is meet its success, the Supreme Court asked all state government to implement in all of country. Okay, so Tamil Nadu was the first state who introduced the scheme. In 2000, when the Supreme Court asked all state government to begin this program in their schools within 6 months. तो ये इतना इफ़ेक्टिव था, ये इतना अच्छा था, इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़े कि पहला चीज़ तो ये थी कि पुअर चिल्ड्रंस को अब एनरोल हम बहुत कर सकते थे। एनरोल का मतलब होता है स्कूल में कितने बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, उस चीज़ का दाखिला रजिस्ट्रेशन बढ़ाना, और रेगुलरली स्कूल अटेंड करेंगे अगर टाइम से डेली उन्हें अच्छा खाना मिलेगा। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल। और पहले क्या होता था कि अगर लंच हुआ है और बच्चे चले गए तो ये गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है, ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है, तो वो बच्चे लौट के नहीं आते थे। बट नाउ द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल, अब वो स्कूल में ही मिलने लगा है उनको, तो वो घर नहीं जाते हैं, अब घर के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या हुआ, देयर अटेंडेंस वाज इम्प्रूव्ड, उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई। जब वो स्कूल में रुकने लगेंगे तो आप बेसिक सी बात है कि वो कुछ ना कुछ तो स्टडी अच्छी करने ही लगेंगे। अगर वो पहले 1 घंटे करते थे तो अब मान लीजिए वो 2 से लेकर 3 घंटे तक तो पढ़ाई करने ही लगेंगे, रुकने लगेंगे। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. पहले क्या होता था, जब वो बच्चे चले जाते थे तो काम की वजह से इस चीज़ से इंटरप्शन बहुत होता था, रुकावट बहुत पैदा होती थी, ठीक है, जब वो घर जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अब वो उनको खाना और वो सारी चीज़ें मिल ही रही हैं, तो काम के लिए जो उनकी मम्मी की जिम्मेदारियां हैं माँ बाप की, वो अपनी निभाते थे, क्योंकि बच्चे को स्कूल में ही अब खाना मिल रहा है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिड्यूस, जाति को लेके जो प्रिड्यूस मतलब पहले से एक सोच थी उसको भी घटाया, क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर, सभी कास्ट के बच्चे एक साथ एक जगह बैठ के खाना खाते हैं। एंड इन क्वाइट इन फ्यू प्लेसेस, और कुछ ही जगहों पे सारे बच्चे बैठते हैं, तो वहाँ कास्ट सिस्टम भी ख़त्म हो गया खाने की वजह से। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द फूड, और जो बेचारी इस तरह की महिलाएं होती थी उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार दिया गया कि वो खाना पकाएं। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें भी हैं। अब जब ये मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ना, तो इस चीज़ ने क्या रिड्यूस किया, द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट, जो गरीब बच्चे थे उनकी भूख को भी उन्होंने कम किया, यानी कि जो भूखमरी वाली सिचुएशंस होती थी, दिन में एक बार जैसे खाना ना मिलना, तो वो उस तरह की शिकायतें अब नहीं थी। वी ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। अब एक बात बताओ, आप जब खाली पेट होगा तो आप उनसे कोई वर्क करवा सकते हैं क्या? बताइए, आप कोई वर्क नहीं करवा सकते। कहते हैं कि भूखे पेट देशभक्ति भी नहीं आती, अगर पेट नहीं भरे हैं लोगों के तो वो देशभक्ति कैसे करेंगे। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि खाली पेट आप किससे क्या करवाएंगे, चाहे पढ़ाई हो कि वर्क हो, या फौजी हो, या टीचर हो, या बच्चे हो। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम की ये अपनी एक इतनी सारी खासियत है, इतना अच्छा प्रोग्राम था। और एक चीज़ जब आप महसूस करेंगे बेटा, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम, क्या था वो अभी आपने ऊपर पढ़ा, और आप लिस्ट बनाएं क्या क्या प्रोग्राम से बेनिफिट हुए, फ़ायदे हुए, तो आप बड़े इजीली उसको बना सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसे कौन से प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं जो आपके इक्वलिटी के मतलब बराबरी को प्रमोट करता हो, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप बता सकते हैं, और आप भी सोच सकते हैं, तो आप भी सोचें। ओके, while government program play an important role in increasing quality of opportunity, गवर्नमेंट प्रोग्राम हमेशा इस तरह का रोल प्ले करते हैं कि
इक्वलिटी की जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब सबको बराबरी का हक मिले, वो बढ़े। देर इज़ मच स्टिल नीड टू डन, बहुत सारा कुछ करना बाकी है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द स्कूल। अब मिड डे मील से क्या हुआ, सरकार को जो एनरोलमेंट थे वो बच्चों को ज़्यादा मिलने लगे। सरकार का लक्ष्य होता है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, तो वो भी बढ़ने लगा, और अटेंडेंस पुअर चिल्ड्रन की थी वो भी स्कूल में बढ़ने लगी। देयर कॉन्टीन्यूस टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री, और इस तरह से हमारे स्कूल में बहुत बड़े बड़े चेंज आने लगे। और एक चीज़ और देखेंगे, बिग डिफरेंस भी है हमारे कंट्री में, क्योंकि रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड, इस चीज़ का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो भी बहुत भयानक है गरीबी और अमीरी के बीच। क्योंकि आज बहुत सारे स्कूल्स हैं कंट्री में जहाँ दलित चिल्ड्रन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे भेदभाव किया जाता है और उनको बराबरी का हक जो है वो नहीं दिया जाता, उनको बहुत असभ्य तरीके से ट्रीट किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन वेयर डिग्निटी इज़ नॉट। ये ठीक वैसे ही डिग्निटी की बात आ गई जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जैसे हुआ कि इनइक्वल सिचुएशंस में वो चिल्ड्रन जो है किस तरह ज़बरदस्ती धकेल दिया जाता है और वो देखता है कि उसके साथ कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं। डिग्निटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड, उसका जो अपना महत्व है, जो चीज़ें हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एन इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर इट। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोग मना कर देते हैं। मना करने मतलब लोगों को नहीं लगता है कि वो इक्वल हैं, जबकि लॉ ये चीज़ कहता है कि सब इक्वल हैं। तो भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने कहा भी था, इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। कितना भयानक है या कितना गलत है कि किसी एक की सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत से आप नहीं जीने देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। खुद का सम्मान होना दुनिया के सबसे बड़े कारकों में से एक है। विदाउट इट मैन इज सिफर। ये नहीं है तो आदमी कुछ भी नहीं, नथिंग, एक मुर्दा की तरह। टू लिव वर्दली विद सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर बात करें कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है, वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज, अपनी कठिनाइयों से ऊपर आए। इट इज़ अवर ऑफ हार्ड एंड ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence, recognition। ये किसी का भी अपना खुद का हार्ड और स्ट्रगल होता है जो कि मजबूती से आता है, कॉन्फिडेंस से आता है और अपनी पहचान से आता है। ऐसा वो बोलते थे। और आप भी जानते हैं बी आर अम्बेडकर के साथ कितनी सारी चीज़ें गलत हुई थी, बट उन्होंने ये सारी चीज़ें हटा के अपनी एजुकेशन, अपनी सोसाइटी के उन चीज़ों पर ध्यान दिया और लोग आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पे और भी क्वेट्स हैं उनके, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो बात थी अनइक्वलिटी, डिग्निटी और उन चीज़ों की, तो वो चीज़ें आप देख रहे होते हैं अपने आसपास। आज भी कहीं ना कहीं लोग कास्टिज़म को कहीं ना कहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये चीज़ें बहुत गलत है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंजेस वेरी स्लोली। और अगर इन सब चीज़ों की बात करें जो ऊपर आपने देखी हैं, तो उनका तरीका ये है कि लोगों की अपने अपने तरीके और सोच और इरादे बदल जाते हैं धीरे धीरे। इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। लोगों को पता है कि डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, वो कानून के खिलाफ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, बिकॉज दे आर वुमेन। और लोग उनकी जाति को लेके, धर्म को लेके, या डिसेबल हैं, कहीं से कमज़ोर हैं हाथ पैरों से या कैसे भी, इकोनॉमिकल स्टेटस मतलब पैसे से कमज़ोर हैं वैसे हैं, या फिर वो वुमेन हैं, तो उनका वो कहीं ना कहीं उनको अनइक्वली ट्रीट करते हैं, मतलब वो अपने बराबर नहीं मानते। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। और ये तब होता है जब लोगों को लगता है कि भैया उनसे बढ़ के कोई नहीं है और इनसे दोयम दर्जे का कोई नहीं है। तो वो एक तरफ फीलिंग लाना और दूसरी तरफ फीलिंग थोप देना, सामने वाले को डिग्निटी की रिस्पेक्ट ना करना। एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और हर पर्सन को हक है कि वो अपनी अस्तित्व से, अपनी गरिमा के साथ जिए, डिग्निटी। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। जब ऐसा होने लगेगा तो आज के टाइम पे ये जो इस तरह का आप डिस्क्रिमिनेशन पढ़ रहे थे, तो ये चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। स्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल। अगर आपको समानता स्थापित करनी है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, तो वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल करना होगा। एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू यू एंड विल रीड मोर अबाउट दिस इन बुक।
और वो किस किस तरह से वेरियस कम्युनिटीज़ में है और इंडिया के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो लेटर ऑन हम इन किताबों में इसी बुक में 7th क्लास में आगे भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे चैप्टर्स आएंगे। और ये एक इश्यू दिया है, ये बहुत अच्छा है, ये अगर आप इसको अभी समझेंगे, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये अदर डेमोक्रेसीज़ में इक्वलिटी के इश्यू क्या क्या रहे हैं। आप एक अमेरिका के बारे में एक स्टोरी छोटी सी जानेंगे। वहाँ एक महिला है जो कि एफ्रो अमेरिकन है, मतलब अफ्रीकन लोग जो थोड़े से डार्क का फेस होते हैं, वहाँ से गए हुए उनके पूर्वज जो बहुतों साल पहले ले जाए गए थे वहाँ मज़दूरी के लिए, गुलामी करने के लिए। तो लेटर ऑन देखिए उनका वहाँ पे किस तरह से हाल है, उनके लिए राइट्स के लिए वहाँ कौन लड़ रहा है। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. मतलब ये जान के हमें बड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ इंडिया ही अकेला ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब असमानता बहुत है, बराबरी का हक नहीं है, और जो स्ट्रगल है इक्वलिटी के लिए वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब आज भी है। The truth is that many democratic countries around the world, the issue of inequality continues to be key issue around which communities struggle. लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सच इस चीज़ के बारे में बात करें कि ऐसी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री आप जानते हैं, डेमोक्रेटिक वो कंट्री जहाँ पे लोग अपनी सरकार चुनते हैं वोट डाल के, वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं बेटा। तो ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे मुद्दे जो हैं छाए रहते हैं और वहाँ कम्युनिटीज़ ने बहुत स्ट्रगल करके उन चीज़ों को दूर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूएसए का। द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका। जैसे इस टाइम अभी आप देखें लास्ट डोनाल्ड ट्रम्प से पहले बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी ब्लैक। अब वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के। तो वो चीज़ें जब आप देखेंगे तो उनके जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब बेटा पूर्वज होता है, यानी कि उन अफ्रीकन लोगों के, अब वो अमेरिकन इसलिए क्योंकि अब वो यहीं रह रहे हैं, बट वो आए अफ्रीका से थे। तो उनको स्लेव मतलब बेटा होता है गुलाम। स्लेव का मतलब गुलाम होता है। गुलाम बना के उनको अफ्रीका से लाया गया था। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। और आज भी अगर देखें तो उनकी लाइफ जो है बड़े पैमाने पे अनइक्वली है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। तो इसी बात को लेके एक मूवमेंट होता है 1950s में। अब 1950s का मतलब हुआ बेटा 1951 से लेके 1960 के बीच के टाइम का, यानी एक डिकेड की बात होती है। ये जो डेट के साथ ऐसे एस लगा देते हैं ना, एस वो डिकेड के लिए यूज़ होता है, जो 10 ईयर्स का आपका पूरा टाइम पीरियड होता है वो। और जब जैसे 1950s लिखा है तो उसका मतलब है 1950 से लेकर 1960s की ही बात हो रही है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये चीज़ उस टाइम कितनी पुश हुई, कितनी मतलब पॉपुलर हुई है, वो टाइम पीरियड दिया है। यस, इक्वल राइट्स के लिए अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए, ठीक है ना, जो ब्लैक पीपल है। अब प्रायर टू दिस, इससे पहले आप देखें अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उनसे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, और कानून के ज़रिए भी उनको मतलब बराबरी का हक देने की मनाही थी, मतलब लोग नहीं देने देते थे। वहाँ इतना भेदभाव था चरम पे। जो आज का अमेरिका है उसकी कहानी बताई जा रही है आपको। आप सोचते हैं वो कितना ग्रेट है, बट सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप देयर सीट व्हेन एवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। एक उदाहरण लीजिए कि वो किस तरह से इक्वलिटी के लिए डिनाइड होते थे, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था कि अगर वो बस में यात्रा कर रहे हैं और या तो उन्हें पीछे बैठना होगा और उन्हें अपनी सीट छोड़ देनी होगी जब भी कोई गोरा पर्सन आएगा और उसे वहीं बैठना है। तो जैसे आप बैठे और कोई गोरा आदमी आया और उसने कहा मुझे बैठना है, तो आपको सीट छोड़नी होगी। ऐसा उस टाइम हुआ करता था। रोज़ा पार्क्स, ये डेट दी है 2005 में, उनकी डेथ हो गई।
was an African American woman, एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to Whiteman on 1 December 1955. बहुत सारा वर्क था उनको और उन्होंने मना कर दिया. रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया अपनी सीट देने से एक बस में. किसको? वाइट मैन को. ये घटना 1 दिसंबर 1955 की है. हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एगिटेशन. एगिटेशन मतलब होता है बेटा विद्रोह. ठीक है. एक बहुत बड़ा एगिटेशन विद्रोह शुरू हो गया अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, जो गैर कानूनी तरीके थे बराबरी का जो सम्मान नहीं देते उन सब के खिलाफ. इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर, जिसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज अ सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें उनके हक की बात की थी या उसमें ये बताया गया था कि अनइक्वलिटी कितने बुरे तरीके से पेश की जाती है ब्लैक पीपल्स के सामने. और इससे जो एक मूवमेंट सामने चला बेटा वो सिविल राइट्स मूवमेंट था. सिविल राइट्स मतलब आम कानून, लोगों के अधिकार की लड़ाई. सिविल मतलब जो आम नागरिक होता है उसके लिए. राइट्स मतलब अधिकार का मूवमेंट. द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन. फिर सिविल एक्ट 1964 आया. कहाँ पे? यूएसए में आया. और उसमें क्या कहा? प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना कर दिया गया. किस चीज़ का? भेदभाव का. अब भेदभाव नहीं होगा. किस बेस पे? आप किस रेस से हैं. रेस मतलब आप गोरे हैं, ब्लैक हैं, ये सारी चीज़ें. रिलीजन आपका क्या है, या नेशनल ओरिजिन, आप स्कॉटलैंड से आएँ कि पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, इन सब चीज़ों को लेके आप भेदभाव नहीं कर सकते. ये यूएसए 1964 में हो रहा था. इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन. और उसमें ये भी कहा गया उस एक्ट में कि जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस हैं उन सब के लिए सारे स्कूल जो हैं ओपन है. इससे पहले नहीं होता था. एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू बी अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम. और जो वाइट के लिए स्कूल अलग, ब्लैक के लिए अलग स्कूल बनाए गए थे, अब इस तरह की जो प्रक्रिया थी स्कूल को अटेंड करने की, अब वो जो है उसको हटा दिया गया. However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. और ये चीज़ भी थी कि जो मेजॉरिटी है अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स की, वो अभी भी सबसे गरीब थी वहाँ पे. Most African American children can only afford to attend the government school that have fewer facility and poorly qualified teacher compared to white students who either to go to private school. सबसे अच्छी बात ये थी, एक तो वो गरीब थे, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि गवर्नमेंट स्कूल तक कुछ ही फैसिलिटीज़ होती थी, तो गवर्नमेंट स्कूल ही वो मतलब क्वालिफाई कर पाते थे. और वहाँ उतने अच्छे टीचर नहीं होते थे कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट. वाइट स्टूडेंट मतलब गोरे लोग, क्योंकि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, अच्छी एजुकेशन दिलवाते थे, तो वहाँ पे अपना एक सिस्टम इस तरह से बन गया था. और लिव इन एरियाज़ वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल. और उन सारे एरियाज़ में, उन जगहों पे, बड़े बड़े शहरों के वो इलाके गवर्नमेंट स्कूल के जो हाईली रेटेड थे प्राइवेट स्कूल में, जब वहाँ की बात आती थी तो वो अब वहाँ जाने लगे थे. अगर पहले तो नहीं जा पाते थे बट अब जाने लगे थे. जो लोग फैसिलिटीज़ दे सकते थे वो अब जाने लगे थे. अब जैसे इनकी बात करें, ये रोज़ा पाक हैं, देखिए बस में बैठी हैं, ये उनकी तस्वीर है. अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन है. चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विद वन डेफिएंट एक्ट. एक एक्ट से, एक्ट का मतलब बेटा एक कानून से होता है, और पूरे अमेरिकन हिस्ट्री को उन्होंने बदल दिया रोज़ा पार्क्स ने. उस दिन उन्होंने सीट बैठने को लेकर जो मना किया वो. तो ये कहानियाँ हैं अमेरिका की और इस तरह की चीज़ों की, और किस तरह से उन्होंने भेदभाव झेला, फिर एक मूवमेंट चलाया और लोगों के लिए लड़ी, बच्चों के लिए, स्कूलिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए. और ये आपका आर्टिकल 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. हमारे इंडिया में जो हमारा कानून कहता है, आर्टिकल 15 में हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है किसी भी इंसान से धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स मतलब वो महिला है, पुरुष है, या फिर ट्रांसजेंडर है, उसके बेस पे नहीं करना है. कौन किस जगह जन्मा है, क्या जाति है, गोरा है, काला है, पहाड़ी है, किस धर्म का, आप भेदभाव नहीं कर सकते. बट लोग हमारे यहाँ करते हैं.
बट अगर वो चाहे तो वो उनके खिलाफ केस कर सकता है। द स्टेट shall not discriminate against any citizen on the ground of any religion, race, caste, sex, place of birth और any other। स्टेट मतलब यहाँ कहा है सरकार को, नेशन को। सरकार या सरकार के लोग किसी भी चीज़ के लेके इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते कि रिलीजन के नाम पे, कि रेस, कास्ट, सेक्स के नाम पे। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ, अभी सिटीजन्स के लिए भी है, हमारे और आपके लिए, कि आप रिलीजन और इन बेस्ड पे किसी से क्या कहते हैं मतलब नहीं कर सकते भेदभाव। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि आपकी लाइबिलिटी और इन चीज़ों के लिए कंडीशन भी दी है। एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट, इन सारी जगहों पे भी आप ये हरकतें नहीं कर सकते हैं। उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाए, बुरा बर्ताव ना किया जाए। दिया है यूज़ ऑफ टैंक्स, वेल, नहाने धोने की जगह घाट, पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस की जगह है, स्टेट फंडेड, जनरल पब्लिक के लिए यूज़ के लिए जो होती हैं, वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आप भी ना करें किसी के साथ और किसी के साथ होने भी ना दें। ये चैप्टर यहीं पे बेटा फिनिश होता है। आप कोशिश करें कि जो ग्लॉसरी है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो वर्ड्स हैं आपको राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, वैसे तो सिविल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्निटी ये सब हमने पढ़ा दिया है, बट ये इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। राइट भी करें और लर्न भी करें। आई थिंक मैंने ये पहले भी आपको बताया होगा। ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये सिर्फ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी छोटा सा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। बस इसमें ये चीज़ बताया गया है कि अगर कोई कंट्री पूरी तरह से अगर डेमोक्रेटिक हम कहें उसको, तो वहाँ ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो ट्राई करती हैं एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल न्यू इश्यूज़। वो कोशिश करती हैं कि डेमोक्रेसी में वो सारी चीज़ें आगे बढ़ें जो इक्वलिटी को बढ़ावा देती हैं, और उनमें नए नए मुद्दों को भी शामिल करें। सेंट्रल टू इज़ द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी टू बी मेंटेन। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को इस तरह से रिकॉग्निशन करे, उन पर्सन को इक्वली ट्रीट करे, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करे। वो बस उन्हीं चीज़ों को लेके बात थी। तो ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से समझा ऑन इक्वलिटी। काइंडली एक चीज़ पे आप ध्यान दें, रीड बुक एंड टॉपिक। पहले तो आप रीड बुक लगातार करें और उसमें जो टॉपिक आते हैं, जैसे मैं क्लास को टॉपिक वाइज बांट देता हूँ। आज कुछ हमने पढ़ा, लास्ट क्लास में कुछ और पढ़ा था, तो आप टॉपिक वाइज काइंडली ज़रूर रीड करें। रीड करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है, यूज़ पेंसिल। बुक में जब आप कोई चीज़ अंडरलाइन करते हैं, बुक में कोई चीज़ अंडरलाइन की आपने तो, या टिक करना है आपको कोई चीज़, तो आप सिर्फ पेंसिल का यूज़ करें। ये चीज़ आप ध्यान रखें, तो आपकी बुक्स पे भी आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहें। और इसके बाद जो आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी ना, नेक्स्ट क्लासेस की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्लास में आपके जो न्यू चैप्टर हैं वो अब स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब रिवीजन लगभग फिनिश होने जा रहा है, तो धीरे धीरे अब मैं न्यू चैप्टर्स को जो है स्टार्ट कर दूंगा और आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इन चैप्टर्स के जिनके पास पीडीएफ के नोट्स हैं तो वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैंने पहले भी कही है। तो ये रिवीजन क्लास आपके अच्छे से होती रहे, वो ज़्यादा बेहतर था, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। सो क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।